हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर करना है। हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कर रहे थे और यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम अभी तक क्या कर चुके हैं, एक मिस्टेक भी मुझसे हो गई थी। मैंने गवर्नर भी यूनियन एग्जीक्यूटिव में लिख दिया है जबकि वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं। ठीक है, वो क्षमा करना, मैंने वो गलती से बोल दिया। गवर्नर वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में देखो प्रेसिडेंट होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट के बारे में, उनकी पावर भी हमने कर ली। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनको भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। प्राइम मिनिस्टर हम आज करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल होते हैं। कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं। ये सब लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। जबकि स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? स्टेट एग्जीक्यूटिव में जिस तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट है, स्टेट के अंदर गवर्नर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे कोई वाइस गवर्नर का पोस्ट तो होता नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई वाइस गवर्नर का पोस्ट स्टेट में नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, तो स्टेट के अंदर कौन है? स्टेट के अंदर गवर्नर है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर है जैसे, तो स्टेट में सीएम है और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। जैसे सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल है, स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल होते हैं। कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। तो आज की क्लास में हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव का तीसरा पोर्शन करना है। ये दो हम कर चुके हैं, आज हमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है। हम पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ये हमने आर्टिकल 52 से 62 देखा था, ये हमने आर्टिकल 63 टू 71 देखा था। अभी ये 74, 75, 78 इनके अंदर हम लोग प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी मैं देना चाहती हूँ। देखो, हमारी परचम क्लासेस की ऐप पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आए हुए हैं। एक तो आप एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स ले सकते हो, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ बहुत डिटेल में कवर किया गया है और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल। अगर किसी स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मान लो किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का वो कोई कोर्स लेना चाहता है, तो हर टीचर के, जो टीचर कॉम्बो में करवा रहे हैं, उन्हीं टीचर्स का इंडिविजुअल कोर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक कोर्स एसएससी इकोनॉमिक्स का चल रहा है और एक कोर्स एसएससी पॉलिटी का चल रहा है। एसएससी इकोनॉमी में आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स मिलेगी, यहाँ सिर्फ पॉलिटी मिलेगी मेरे द्वारा की गई। यहाँ पे आपको हमारे सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो कॉम्बिनेशन पूरी टीम ने किया है। तीनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए, 10% की छूट चाहिए, तो आपको कोड यूज करना होगा पायल 10, ताकि आपको 10% की एक्स्ट्रा छूट इन सब कोर्सेज पे मिल सके। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्लाइड्स पे बाद में चलेंगे। ठीक है, पहले हम देख रहे हैं कि होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, कैसे तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखते हैं। देखो, जो हमारी भारत की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? यहाँ पे दो हेड होंगे, एक हेड होगा रियल हेड और एक हेड होगा नॉमिनल हेड। एक हेड कौन होगा? नॉमिनल हेड। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम कहते हैं नॉमिनल हेड, यानी सिर्फ नाम के मुखिया है। असली ताकत प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल पावर अपने हाथ में रखता है। तो प्राइम मिनिस्टर को हम रियल हेड कहते हैं, प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल हेड कहते हैं। ऐसे ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। अब ये स्टेट आपको राज्य वाला स्टेट नहीं समझना है, इंडिया भी तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। ये रियल हेड है, नॉमिनल हेड है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरीके के हेड होते हैं, जबकि आप देखोगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो अमेरिका के अंदर है वहां केवल एक ही हेड होता है। प्रेसिडेंट ही रियल हेड है, प्रेसिडेंट ही नॉमिनल हेड है। लेकिन अपने यहाँ पे दो हैं, क्योंकि अपने यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक ब्रिटेन में है। ठीक है,
ब्रिटेन में प्रेसिडेंट की जगह किंग बैठा है, अपने यहाँ प्रेसिडेंट बैठा है। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री है, अपने यहाँ पे भी प्रधानमंत्री है। वहां पे भी प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है, अपने यहाँ भी प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है। वहां भी सिग्नेटरी पावर किंग या क्वीन के हाथ में होती है, ऐसे ही यहाँ सिग्नेटरी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि भारत में एक प्राइम मिनिस्टर होंगे। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी, भारत में एक मंत्री परिषद होगी जिसके मुखिया, उस मंत्री परिषद के मुखिया यानी उसके प्रधान कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो यानी प्राइम मिनिस्टर भारत में होंगे, ऐसी बात आर्टिकल 74 के अंदर लिखी हुई है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देंगे, मतलब उनकी मदद करेंगे, उनको सलाह देंगे अलग अलग मैटर्स पे। ठीक है, तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 74 के अंदर ये बात लिखी हुई है। पार्लियामेंट या मैं कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होगा। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होगा। वो सारा इलेक्शन का प्रोसीजर, इनके इलेक्शन के अंदर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये सारे डिसीजन जो है कैसे होते हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। पर वन बाय वन सारी चीज की बात करते हैं। हम अपने से शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो सबसे पहले हम खुद से पूछेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन, एक तो उनकी जो एज है, वो 25 प्लस होनी चाहिए, 25 प्लस होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वो भारत के नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भारत के अंदर होता नहीं है, कितने पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े हैं इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। तीसरा सवाल आपके दिमाग में आएगा, वो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, या जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, क्या वो व्यक्ति भी कभी कोई मंत्री या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्या? तो अब ये सवाल हम देखते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, वो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन केवल 6 मंथ्स तक, ओनली फॉर 6 महीने, ओनली फॉर 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर जो भी वो व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसको अपना बहुमत प्रूव करना पड़ेगा, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का। यानी कहने का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, विद इन 6 मंथ्स उसको किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा इलेक्शन से। जब तक नहीं बनता, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक वो प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं बन सके तो उसको अपने पद से त्याग देना पड़ेगा, यानी अपने पद से उसको हटा दिया जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन प्रधानमंत्री के लिए होती है, जिसके बारे में मैंने बात की। क्वालिफिकेशन के बाद अगला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा, क्वालिफाई तो हम हो गए, अब इनका इलेक्शन कैसा होता है, इनका इलेक्शन कैसा होता है और इनका इलेक्शन करवाता कौन है? देखो, इलेक्शन करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो चुनाव आयोग है वो प्रधानमंत्री के इलेक्शन करवाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के इलेक्शन कैसे होते हैं? इनके इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं। कैसा इलेक्शन होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और हम डायरेक्टली प्रधानमंत्री को अपॉइंट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली प्रधानमंत्री को इलेक्ट नहीं करते हैं। हम वोट किनको देते हैं? एमपी को वोट देते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं। हम किनको वोट देते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं। लोकसभा के लोगों को चुनते हैं, लोकसभा के लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, और फिर उस लोकसभा के व्यक्ति में से, मतलब उन पार्टीज के मेंबर में से कोई एक व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। कभी भी हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दे रहे हैं, नहीं, हम बीजेपी के एक सांसद को वोट दे रहे हैं, हम बीजेपी के एक सांसद को वोट दे रहे हैं।
फिर मेजॉरिटी पार्टी ये बताएगी कि हमारी पार्टी में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको सारी बात समझाती हूँ इसके इलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होता है। देखो, मान लीजिए भारत के अंदर 3 पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, और आम आदमी पार्टी है। 3 पार्टी है, मैंने ऐसा कहा। पूरे भारत के क्या किए गए हैं, पूरे भारत को कॉन्स्टिट्युएंसी में बांटा गया है, पूरे भारत को विधान क्षेत्रों में यानी कॉन्स्टिट्युएंसीज में बांटा गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्युएंसीज में बांटा गया है। और हर राज्य की सीटें लोकसभा के अंदर फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा की लोकसभा की सीट कितनी है? 10। हरियाणा की तरफ से लोकसभा में कितनी सीट है? 10। मतलब लोकसभा के अंदर हरियाणा के 10 लोग बैठेंगे। हरियाणा के अंदर इलेक्शन होएगा पार्लियामेंट का, एमपी का, और हरियाणा क्या करेगा, अपने 10 मेंबर्स को इलेक्ट करके यहाँ पे भेज देगा। पूरे हरियाणा में इलेक्शन हुए, जैसे अभी आपने देखा पीछे इलेक्शन हुए हैं, अभी राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, फिर हरियाणा में भी इलेक्शन होने वाले हैं, अभी हिमाचल में पीछे इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हर स्टेट अपने इलेक्शन कर रहा है, ठीक है, हर स्टेट अपने इलेक्शन कर रहा है। अभी हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन होंगे, मान लीजिए हरियाणा की सीट कितनी है? 10 सीट है लोकसभा के अंदर। तो हरियाणा क्या करेगा, अपने यहाँ से 10 लोगों को चुन के लोकसभा में बिठा देगा। अब इन 10 लोगों में से ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी के लोग हैं, ठीक है। अभी के हाल फिलहाल क्या सिचुएशन है हरियाणा के अंदर, 10 की 10 सीट बीजेपी मेंबर्स को मिली हुई है, 10 की 10 सीट बीजेपी मेंबर को मिली हुई है, तो बीजेपी को 10 सीट हरियाणा से मिल गई। ऐसे ही मान लीजिए गुजरात से इनको 5 सीट मिल गई, ठीक है, मान लीजिए बिहार से इनको 15 सीट मिल गई। इस तरह कैसे करते 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 जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स हैं, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा लोग जो है वो जीत रहे हैं, मेजॉरिटी पार्टी जो होगी, उस पार्टी को प्रेसिडेंट अपने पास बुलाएगा। मान लीजिए बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, मेजॉरिटी इनकी है, तो अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, बीजेपी पार्टी का जो प्रमुख होगा, पार्टी का अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट उस पार्टी के अध्यक्ष को अपने पास बुलाएंगे, यानी पार्टी मेंबर को अपने पास बुलाएंगे और पूछेंगे कि क्या तुम सरकार बनाना चाहते हो। अगर वो कहते हैं कि यस हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो उनको 30 दिन का वक्त मिलेगा, 30 डेज का वक्त मिलेगा, और ये कहा जाएगा कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो लोकसभा के अंदर, ठीक है, अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो लोकसभा के अंदर। इसका मतलब क्या है, लोकसभा में 545 सीटें हैं, 545 सीटों में से 273 सीट्स आपको अपने हक में करनी होंगी अगर आपको सरकार बनानी है तो। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि 545 में से 273 सीट्स जिस भी पार्टी की होगी उसी की सरकार बनेगी। तो इन 30 दिन के अंदर प्रेसिडेंट पार्टी को कहेंगे कि अगर तुम सरकार बनाना चाहते हो तो लोकसभा में 273 वोट्स का बहुमत लेके दिखाइए, अगर नहीं ले पाते तो आप सरकार नहीं बनाओगे। तो अब पार्टी क्या करेगी, दूसरे पार्टियों से भी समर्थन मांगेगी कि तुम भी अपनी वोट हमें दे दो, ठीक है, ये होता है समर्थन मांगना है गठबंधन की सरकार। मान लीजिए पार्टी के अकेले ही 273 वोट्स आ रहे हैं, 273 सीट्स मिल रही है उसको, तो वो बहुमत की सरकार हो गई, कहते हैं ना बहुमत मिल गया सरकार को। मान लीजिए उसकी 200 सीट्स तो बीजेपी को मिल गई, 200 सीट्स तो बीजेपी को मिल गई, और 73 सीट्स के लिए वो आम आदमी पार्टी को कहता है कि हमको समर्थन दे दो, ठीक है। तो वो क्या, आम आदमी पार्टी मान लीजिए बीजेपी को समर्थन दे दे, तो 273 सीट्स उनकी पूरी होते ही गठबंधन की सरकार बन जाएगी, कोalition गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये गठबंधन की सरकार या प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिल रही है, फिर वो पार्टी बताएगी कि हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, हम अपनी पार्टी के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये पूरी प्रधानमंत्री के बनने की प्रोसेस है। अब बनने के बाद अगर प्रधानमंत्री पूछे कि हमारा कार्यकाल क्या रहेगा, हमारा टेन्योर क्या रहेगा, वैसे तो 5 इयर्स होता है, अमूमन 5 इयर्स होता है, पर ये कम भी, उससे पहले भी हट सकते हैं। कब, जब तक इनके पास लोकसभा में 273 वोट्स है, यानी कि जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी है तब तक इनको कोई भी नहीं हिला सकता, तब तक इनको कोई भी नहीं हटा सकता। अब हर 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शन तो होते ही है, तो 5 साल के बाद तो प्रधानमंत्री एक बार बदले भी जा सकते हैं भाई, 5 साल के बाद तो इलेक्शन होंगे ही होंगे, पर उससे पहले वो पद कब खाली हो सकता है, अगर इनके पास इनका बहुमत खत्म हो जाए,
अगर लोकसभा के अंदर जो इनकी पार्टी के ही मेंबर थे वो क्या कहे कि हम आपकी पार्टी में नहीं रह रहे हैं, हम तो दूसरी पार्टी में जाएंगे या हम आपको समर्थन नहीं देते हैं, तो उनकी वोट्स कम हो जाएंगी, सीट्स कम हो जाएंगी लोकसभा में। जैसे ही सीट्स कम हो जाएंगी, सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। भाई हमें तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारी वोट्स कम हो रही है। तो 273 सीट्स से एक वोट भी अगर कम होती है तो सरकार की जो 273 सीट्स से अगर एक सीट भी कम होती है तो सरकार गिर जाती है और फिर से री इलेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से इनका कार्यकाल वैसे तो 5 साल है, जब सब कुछ सही चलता रहे। मान लीजिए बीच में इनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि अविश्वास पत्र आ जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन पार्टी लगाती है। संसद के अंदर क्या करेंगे, स्पीकर को कहा जाएगा हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। जब विपक्ष को ये लगने लग जाए कि इनका समर्थन में भी कम हो सकता है तो ये क्या करेंगे, ऑपोजिशन वाले कहेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन में फिर से पार्टी को 273 वोट्स हमारे साथ हैं ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो प्रूव नहीं कर सके तो उनकी सरकार गिर जाएगी, अगर प्रूव कर दिया तो सरकार कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरीके से कार्यकाल वैसे तो 5 साल है, पर जब तक तो 273 वोट्स इनके पास हैं तब तक 5 साल तक इनको कोई नहीं हिला सकता। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से सेम प्रोसीजर होगा। ये टेन्योर है। अब इसके बाद ओथ, शपथ। शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को? जो ओथ है वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ओथ हो गया, टेन्योर हो गया। अब अगर इनको रिजाइन करना हो, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना हो, तो प्राइम मिनिस्टर जब रिजाइन करेंगे तो किसको करेंगे? अपना रेजिग्नेशन लेटर वो प्रेसिडेंट को ही देंगे। प्रधानमंत्री अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देते हैं। ये रेजिग्नेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, हटाने की प्रोसेस मैंने आपको बता ही दी कि इनकी सरकार गिर जाती है। अब देखो, अगर प्रधानमंत्री का पद खाली है, प्रधानमंत्री का पद वैकेंट है, कब? अगर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या ये बीमार है, ठीक है, अगर इनकी डेथ हो जाती है, प्रधानमंत्री की अगर डेथ हो जाती है तो पूरे की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है वो प्रधानमंत्री है। अब अगर प्रधानमंत्री ही नहीं रहे तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कोलैप्स हो जाएगी और फिर से इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस, जैसे भाई 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, फिर उसके बाद राजीव गांधी को तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि वो ना तो लोकसभा के मेंबर थे ना ही राज्यसभा के मेंबर थे। प्रेसिडेंट जैल सिंह ने उनको तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री बना दिया और 6 महीने का टाइम दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर या तो आप लोकसभा की मेंबरशिप लो या आप राज्यसभा की मेंबरशिप लो, आपको वोट जीतनी पड़ेगी, तब आप कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज 6 मंथ्स के बाद आपको हटा दिया जाएगा। तो राजीव गांधी इस तरीके से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बातें हमने की। एक बार हम अपनी स्लाइड्स को देख लेते हैं। देखो आर्टिकल क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है देखिए। 74 मैंने आपको बता दिया, 75 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। और बाकी जितने भी मिनिस्टर होते हैं, भाई ये गृह मंत्री है, ये वित्त मंत्री है, ये जितने भी बाकी मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जिन जिन को कहता रहे कि भाई इनको आप वित्त मंत्री बना दो, इनको आप होम मिनिस्टर बना दो, इनको आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बना दो, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री के कहने पर उन सभी को इलेक्ट करते, अपॉइंट करते रहेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ये अपने पद पर रहेंगे। प्रेसिडेंट के प्लेजर का मतलब ये होता है कि जब तक इनके पास बहुमत है तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी लोकसभा में कोई पॉलिसी आ रही है तो पूरी का पूरा मंत्री परिषद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, समझ आ रही है ये बातें? ठीक, उसके बाद ये क्या कह रहा है, कोई भी मिनिस्टर 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के लिए मंत्री बना रह सकता है अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर रह सकता है फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। ये बात हमने देख ली। इनकी सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि किस मंत्री को कितनी तनख्वाह मिलेगी, प्रधानमंत्री को कितनी तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये पूरी बात मैंने आपको बता दी। अब प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन कैसे चलेगा? प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से
किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, अब उसको समझना। मान लीजिए बीजेपी पार्टी को 200 वोट्स मिले, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को भी मान लीजिए 200 वोट्स मिले। अब प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का बनाया जाए? प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का बनाया जाए? ठीक है, अब क्या किया जाए, इसमें प्रेसिडेंट की मर्जी चलेगी, इसमें प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन चलेगा, क्योंकि दोनों को ही क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, ना तो इसको 273 वोट्स मिली, ना ही इसको 273 वोट्स मिली। अब किस पार्टी के मेंबर को पहले बुलाया जाए प्रधानमंत्री के लिए, खुद को मतलब सरकार बनाने का मौका देने के लिए पहल किसको दी जाए, बीजेपी को या कांग्रेस को? तो ये सारी पावर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है, प्रेसिडेंट की मर्जी है। प्रेसिडेंट बिना किसी से सलाह लिए, सलाह लेगा भी किससे? प्रधानमंत्री तो अभी कोई बना नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो अभी कोई बना नहीं, प्रधानमंत्री सलाह लेगा भी किससे? तो ऐसे में प्रधानमंत्री अपनी डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी चलाते हैं कि वो बीजेपी को पहले मौका दे या कांग्रेस को पहले मौका दे। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पे आने के लिए या मैं कहूँ सरकार बनाने के लिए पहले बीजेपी को मौका दे या कांग्रेस को मौका दे, ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है। दूसरा, अगर हंग असेंबली है, हंग असेंबली इसी को ही कहते हैं भाई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है, हंग असेंबली इसी को ही कहते हैं कि अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है। उसके बाद ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ने पहली बार 1979 में जब नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को, जो कोalition लीडर था, ठीक है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया था जब जनता पार्टी की सरकार जो मोरारजी देसाई चला रहे थे वो गिर गई थी। 1979 में मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार थी वो गिर गई थी, मतलब लोकसभा में उनके 273 वोट्स से कम हो गए थे। तो जैसे ही वोट्स कम हो गई थी तो प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने अपने डिस्क्रिशन का यूज करके चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था। सेकेंड सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या है, प्रेसिडेंट अपना इंडिविजुअल जजमेंट कब यूज कर सकता है? जब अचानक से प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, लाइक इंदिरा गांधी अचानक से मर गई थी, अचानक से प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने डिसीजन से बना सकता है। ये लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी 1984 में तो प्रेसिडेंट जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। और स्पेशल कंडीशन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, स्पेशल कंडीशन क्या है, ये क्या कह रहा है? 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रहा है या राज्यसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रहा है तो वो 6 महीने तक के लिए पद पर रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर उनको अपना पद दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही आपको मेजोरिटी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, आप राज्यसभा में भी अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकते हो प्रधानमंत्री बनने के लिए, नॉट फॉर गवर्नमेंट। आपको सरकार बनानी है तो लोकसभा में ही बहुमत दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री होना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो आप लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि उनको रीजनेबल पीरियड में अपनी मेजोरिटी प्रूव करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिनको इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनाया था। शुरुआत में इनके पास कोई बहुमत नहीं था, 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपना बहुमत लेके दिखाया था। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बता दी। अब प्राइम मिनिस्टर कैन बी ऑफ एनी हाउस, प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस से हो सकते हैं, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, किसी भी हाउस के सांसद वो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी मैम इंदिरा गांधी थी, ठीक है, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये तीनों के तीनों राज्यसभा से मेंबर थे, लोकसभा के सदस्य नहीं थे, तीनों के तीनों राज्यसभा से सांसद थे और तीनों को प्रधानमंत्री बनाया गया था। जबकि ब्रिटेन में क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोअर हाउस का यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का ही होना चाहिए, ब्रिटेन में ये शर्त है। लेकिन भारत के अंदर क्या है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का मेंबर प्रधानमंत्री हो सकता है। ओथ, टर्म, सैलरी, ये सब बात हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, अब इनका रिलेशन, काम देखते हैं प्रधानमंत्री का काम क्या होता है। देखो, प्रधानमंत्री के काम को मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया। इन रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री का क्या रिलेशन है?
प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री का क्या रिलेशन है और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का क्या फंक्शन रहता है। ये 3 तरीके से हमने इसके काम को बांट दिया। सबसे पहले बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर बनेंगे या हटेंगे वो प्रधानमंत्री की इच्छा से ही हटेंगे या बनेंगे। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को जिस भी व्यक्ति को मंत्री बनाने को कह दे उसको मंत्री बना दिया जाएगा, जिसको भी हटाने को कह दे उसको ही हटना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री ही सभी मंत्रियों का डिसीजन करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पोर्टफोलियो बांटते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है भाई, इसको ये पद मिलेगा, इसको ये मंत्रालय, उसको ये मंत्रालय। पोर्टफोलियो बांटने का काम भी प्रधानमंत्री करते हैं। तीसरी चीज, बिजनेस एलोकेट करेंगे, भाई तू ये काम करियो, तू ये काम करियो, तो बिजनेस एलोकेशन का काम भी प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, उनका अगर पद बदलना है, जैसे स्मृति जुबिन ईरानी पहले एजुकेशन मिनिस्टर थी, फिर उनको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी गई, तो ये सारे एलोकेशन करने, पोर्टफोलियो रीशफल करने, ये सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर प्रधानमंत्री ही करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई बात प्रेसिडेंट तक पहुंचानी हो तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। प्रेसिडेंट की कोई भी बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचानी हो तो भी प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। अब प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन है? एक तो प्रधानमंत्री और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देती है, अलग अलग मैटर पे एड और एडवाइस देती है। अब बात यह आती है कि प्रेसिडेंट को जो एडवाइस मिलती है वो एडवाइस माननी जरूरी है क्या? देखो, शुरुआत में ये कर दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को देगी उसको वो माननी पड़ेगी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐसा कह दिया कि उनको वो माननी पड़ेगी, वो बात बाइंडिंग है। लेकिन बाद में क्या किया गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये कह दिया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो केवल एक बार वन टाइम रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, वो केवल एक बार पुनर्विचार के लिए उस बात को वापस से प्रधानमंत्री के पास भेज सकते हैं या संसद में भेज सकते हैं, केवल एक बार। ठीक है, अदरवाइज उनको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से एक तो ये रिलेशन है। दूसरा बात क्या है कि प्रेसिडेंट को जब भी ऐसा लगे कि कोई बिल पेंडिंग है, पहले उसके ऊपर डिस्कशन करवाओ, तो प्रेसिडेंट कह सकते हैं। तीसरी बात, प्रेसिडेंट को जब कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई बात पता करनी हो तो प्राइम मिनिस्टर को ही कहेंगे कि भाई ये क्या चल रहा है, मुझे लाके बताओ, मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे लिखित में ये चीज चाहिए। तो ये सारी चीज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह के ही करेंगे। ठीक है, हम एक एक करके सबको देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पोर्टफोलियो रिशफल करना, मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करना, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है उनके ऊपर हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। सारा कंट्रोल, सारी डायरेक्शन, सारा कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर के बीच में प्रधानमंत्री ही करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री रिजाइन कर दें तो पूरी का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट के साथ इनका क्या रिलेशन है वो देखो। प्रिंसिपल चैनल है ये कम्युनिकेशन के, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में प्रिंसिपल चैनल होते हैं कम्युनिकेशन के। इनको कोई भी बात आपस में करनी है तो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही करेंगे। कोई कम्युनिकेशन करनी है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी बात की सबमिशन कह रहे हैं कि भाई इस बिल का सबमिशन मेरे पास लाके दो, मैं इस बिल को देखूंगा, तो प्रेसिडेंट के कहने पे प्राइम मिनिस्टर को ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर के क्या काम है वो देखिए। प्रेसिडेंट को एडवाइस करना कि अब इस सेशन को प्रोरोग कर दो या अब इस सेशन को स्टार्ट कर दो, अब ये सत्र पूरा हो चुका है, अब इसको एंड कर दो या इसको शुरू कर दो, ये सारी बात प्राइम मिनिस्टर बताएंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, लोकसभा को डिसॉल्व कर दो क्योंकि बहुमत नहीं रहा है, तो प्रेसिडेंट ये काम करेंगे। ठीक है, ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, प्रधानमंत्री ही सारी की सारी सरकारी पॉलिसीज, सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हाउस के अंदर अनाउंस करते हैं। ठीक है, अदर पावर क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग के, अभी प्लानिंग कमीशन तो रहा नहीं, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में इनका अहम रोल रहता है। यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं।
अगर पॉलिटिकल लेवल पे कोई क्राइसिस आ जाए राजनीति के अंदर तो अपनी पार्टी को यही संभालेंगे, सरकार को यही संभालेंगे। ये लीडर ऑफ द नेशन होते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ पार्टी भी यही होते हैं, पॉलिटिकल हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं यूएस के प्रेसिडेंट की अगर भारत में किसी से तुलना करनी है तो भारत के प्रधानमंत्री से करो। जितनी पावर यूएस प्रेसिडेंट के पास होती है उतनी पावर भारत में प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को कुछ टैग्स मिले हुए हैं। क्या टैग्स मिले हुए हैं? लॉर्ड मॉर्ले क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर प्राइमस इंटर पेयर्स होते हैं। प्राइमस इंटर पेयर्स का मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल। देखो जितने भी मंत्री लोग हैं मंत्री परिषद में सब लोग इक्वल हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री उन सभी सितारों में चंद्रमा की तरह है, उन सभी स्टार्स में मून की तरह है, यानी फर्स्ट अमंग इक्वल। वैसे तो वो सब इक्वल है लेकिन उन इक्वल्स में फर्स्ट कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हर्बर्ट मैरिसन भी यही कहते हैं, प्राइमस इंटर पेयर्स है। सर विलियम वर्नर क्या कहते हैं? ये इंटरस्टेलस ल्यूना माइनर्स है, मतलब मून अमंग लेसर स्टार, छोटे छोटे सितारों के बीच। सितारे कौन? बाकी मंत्री लोग, उनके बीच में चंद्रमा है प्रधानमंत्री। जैनिंग क्या कहते हैं? जिस तरीके से सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही बीच में प्रधानमंत्री के चारों तरफ ये मंत्री लोग रिवॉल्व करते हैं। हेरोल्ड जे लास्की क्या कहते हैं? पूरी गवर्नमेंटल मशीनरी के ये पिवट है, मतलब कि मशीनरी है, स्टीयरिंग है ये पूरी गवर्नमेंट के, ठीक है। मुनरो क्या कहते हैं? ही इज कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। भारत एक जहाज है तो उस जहाज का कैप्टन प्रधानमंत्री है, ये बात मुनरो कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो प्रधानमंत्री के बारे में हमने पढ़ी। अभी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे आज मैं इंक्लूड करना भूल गई तो अभी आपसे पूछ रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि नेशनल, या मैं क्वेश्चन इस तरीके से बनाती हूं कि इनमें से, मैं दोनों मिक्स भाषा में यूज कर रही हूं, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया या चेयरमैन प्रधानमंत्री नहीं है? चेयरमैन प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है। मेरा इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन is not headed by prime minister? ए ऑप्शन है नेशनल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। बी ऑप्शन है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। सी ऑप्शन है जीएसटी काउंसिल, एंड डी ऑप्शन इज नीति आयोग। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।